स्थापना। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में आया था, ये बात सही है और ये बिल्कुल करेक्ट है। मातृत्व लाभ अधिनियम जो था, जो महिलाओं के लिए था, वो एक्ट 1961 का है, ये भी ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1950 में आया था और ये 50 में नहीं है, बल्कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है वो 1948 में आया था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का है। उसके बाद में ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम जो है वो 1972 का है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब ये ना एक्ट कभी कभी आ जाते हैं, तो आप ध्यान रखना बस इतना कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम ऐसे लिख लो केवल 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के आगे क्या लिखेंगे अब हम 1948, ग्रेजुटी भुगतान एक्ट जो था वो कब का था 1972 का। तो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम जो था वो 1972 का था। बाकी जो है 3 सही थे, एक इसमें गलत था और इसने पूछा कि कौन सा गलत है, तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो लगेगा क्वेश्चन के हिसाब से वो लगेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये ना एक्ट आ जाते हैं, मैंने अधिनियम बताए भी थे, पीछे मैंने पढ़ाए थे कि वन संरक्षण अधिनियम आया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था। तो कुछ ना सरकारी एक्ट हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो ऐसे ये एक्ट है, ऐसे ही ये एक्ट है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कितना लिखेंगे 1948 और ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। अगले सवाल में कह रहे थे कुछ इस तरह से, ये कह रहे थे मुख्य केंद्रीय भ्रंश जिसको एससीटी अलग करता है, ये जो भ्रंश लाइन है ये किसके बीच में है, मध्य एवं महान हिमालय, मध्य एवं शिवालिक हिमालय, शिवालिक एवं भाबर प्रदेश, महान एवं ट्रांस हिमालय। देखिए हिमालय के 4 हिस्से हैं, हिमालय के 4 हिस्से हैं। सबसे नीचे वाला हिस्सा ये वाला है, जो सबसे नया हिमालय वो ये है, और इसको कहते हैं हम या तो बाह्य हिमालय या फिर इसको कहते हैं शिवालिक। सबसे दक्षिण वाले को क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के ऊपर एक हिमालय है, हिमालय की श्रेणियां है ना, शिवालिक में थोड़े नीचे पर्वत है, ऊपर वाले में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं थोड़े, उसको कहते हैं हम लघु या कहते हैं मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय कहते हैं उसको हम। मध्य हिमालय के ऊपर एक हिमालय और है जिसमें बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियां, सबसे ऊंची चोटियां इसी में मिलेंगी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट वगैरह। तो ये हिमालय है, इस हिमालय के हिस्से को हम कहते हैं महान, ग्रेट, हिमाद्री, हिमाद्री हिमालय। और इस ऊंचे वाले हिमालय के उत्तर में एक हिमालय है, उसको कहते हैं हम, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं जहां लद्दाख बसा हुआ है, या तो कहते हैं अंग्रेजी में ट्रांस या हिंदी में पार, हिमालय के पार वाला हिस्सा, तो ट्रांस हिमालय जो तिब्बत की तरफ वाला हिस्सा है। ये हिमालय के 4 हिस्से हमने बना दिए हैं। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आएगा ग्रेट हिमालय, उसके नीचे लघु और सबसे नीचे, तो सबसे दक्षिण में कौन सा है और सबसे उत्तर में, ये हिमालय की श्रेणियां है। सबसे ऊंचे पर्वत कहां है,
महान हिमालय में। इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे शिवालिक और लघु हिमालय के बीच का जो गैप है, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच का जो गैप है उसे कहते हैं बृहद सीमांत दरार, या तो कहेंगे बृहद सीमांत दरार, या इसी को बोलते हैं हम ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ओब्लिक लगा दिया मैंने, यह कहते हैं इसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब सवाल यह पूछा जाएगा कि लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग हुआ है? लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है, या शिवालिक हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो बृहद सीमांत दरार, या इसको कहते हैं हम ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, फॉल्ट या फॉल्ट। अच्छा बताओ, महान हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? महान हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो उसको कहते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल या मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मतलब MCTV बोलते हैं। ऐसे ही देखो, जो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है उसे कहते हैं सच्चर जोन, या तो नाम आएगा सच्चर जोन, जोन मतलब क्षेत्र, इसी को कहते हैं हिंज लाइन। क्या कहते हैं भैया? हिंज लाइन। अब अपने सवाल पर आ जाओ। हिमालय के 4 हिस्से हैं, बीच वाले गैप हैं, उनमें सवाल यह था मुख्य केंद्रीय भ्रंश अलग करता है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश किस किस को अलग करता बताओ? महान हिमालय को किससे? तो ऑप्शन कौन सा लगेगा? मध्य हिमालय और महान हिमालय, मध्य हिमालय और महान हिमालय, मध्य हिमालय शिवालिक, शिवालिक और भाबर, महान या ट्रांस? कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर, भाई मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी तो कहते हैं, तो फिर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। सच्चर जोन किसके बीच में है? यह हिंज लाइन, वो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में है। ठीक है, तो हिमालय के देखा जाए दक्षिण से उत्तर की तरफ 4 हिस्से मिलेंगे हमें। सबसे नीचे शिवालिक, फिर उसके ऊपर लघु या मध्य हिमालय, उसके ऊपर ग्रेट हिमालय, और उसके पार ट्रांस हिमालय, पार हिमालय भी कहते हैं। लद्दाख कहां बसा हुआ है? पार हिमालय में। ठीक है, सबसे पुराना वाला यही है। अगर ये पूछा सबसे पुराना हिस्सा और सबसे नया हिस्सा, इसी तरह से बने हैं ये। ट्रांस हिमालय काराकोरम का भाग है, ये हिमालय में नहीं आता, ये काराकोरम रेंज में आता, और काराकोरम हिमालय से अलग रेंज है। तो चूंकि हिमालय के पार का हिस्सा, तो क्या नाम दें मैं उसे? हम इसलिए पार हिमालय कह देते हैं हम, है ना। जैसे ये दीवार है, इसके उधर की बात को हम क्या बोलेंगे? दीवार पार, दीवार के पार, ऐसे नाम हिमालय पड़ा उसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो ये लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, कूट ये होंगे चारों। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। लॉजिकली आप समझिए, मिलाने के लिए कुछ ना कुछ आपने सुना या पढ़ा होगा। जैसे रूर बेसिन सुना है ना। फ्लैंडर्स प्रदेश तो नहीं सुना हमने, सैक्सेनी प्रदेश सुना है, पश्चिमी बंगाल सुना है। इनमें कौन सा ऑप्शन सुना है?
पश्चिमी बंगाल तो सुना ही होगा ना। अच्छा, पश्चिमी बंगाल अगर सुना है तो पश्चिमी बंगाल किसके लिए फेमस है? कपड़ा उद्योग, रसायन उद्योग, जूट उद्योग या लौह इस्पात उद्योग? इसका मतलब ये तो तय हो गया भाई, ये तो तय हो गया है कि पश्चिमी बंगाल का ऑप्शन लगेगा तीसरा। इसका मतलब डी का कौन सा हो गया? अब डी का तीसरा अगर देखोगे तो डी का तीसरा ये है, डी का तीसरा हो गया। ठीक है, डी का तीसरा हो गया। अगर मैं और विकल्पों की तरफ घूमूं तो मैं देखूंगा चौथे विकल्प में कहीं भी डी का तीसरा नहीं है। चारों विकल्प अब तो सामने आ गए ना। तो अगर डी का तीसरा हो गया है तो बाकी तो अपने आप मैच करेंगे ही आप। क्यों भाई? अगर डी का हमने लगा दिया कौन सा वाला हिस्सा, तो अब बताओ फिर सी का कौन सा लगेगा? सी का दूसरा। अच्छा बताओ बी का, तो बी का पहला। तो फिर ए का कौन सा लगेगा? चौथा। अच्छा बताओ, एक ही पढ़ने की जरूरत थी, अगर सब भी याद नहीं थे तो भी आप लगा सकते थे कि भाई भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पश्चिमी बंगाल में होता है, नहीं होता? अब देखो, रूर जो इलाका है वो जर्मनी का है। रूर प्रदेश कहां का है? जर्मनी का है, ये भी याद रखें। रूर प्रदेश कहां है? जर्मनी में है। जो फ्लैंडर्स है वो कहां का प्रदेश है? तो फ्लैंडर्स जो प्रदेश है वो पड़ता है बेल्जियम में। बेल्जियम का प्रदेश है फ्लैंडर्स। सैक्सनी जो प्रदेश है वो जर्मनी में है, वो भी जर्मनी में है। और पश्चिमी बंगाल तो पता ही होगा भारत में, भाई प्रदेश ही तो है ये, तो बंगाल भी तो एक प्रदेश है। ठीक है, तो एक से आप जो है सभी सवालों के जवाब लगा सकते थे, सभी सवालों को आप ढूंढ सकते थे। ठीक है, तो अब देखो, रूर बेसिन वैसे कोयले के लिए फेमस है। रूर घाटी जर्मनी में है। रूर और राइन नदी के बीच का इलाका है ये, और कोयले के लिए फेमस है। और लोहे, इस्पात और इंजीनियरिंग का काम भी वहां पर होता है। सैक्सनी प्रदेश जो है वो रसायन उद्योग के लिए फेमस है। फ्लैंडर्स जो बेल्जियम का है वो कपड़े के लिए फेमस है, और कपड़े के लिए फेमस जगह जो होती है उनको हम मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो सही जोड़े आप जो है थोड़ा सा मैच कर लीजिए। नाम तो सबके पता चल गए, देश भी मैंने लिखवा दिए हैं। ठीक है, एक ही ऑप्शन से सारे सवालों के जवाब, पूरा स्ट्रक्चर एक ही बेस पे है, वो है पश्चिमी बंगाल पर। तो ये कूट वाले जो सवाल होते हैं ना वो ज्यादा मुश्किल नहीं होते, बस अब तो कुछ तो पता हो आपको। अगर मान लो कुछ भी पता नहीं होता तो फिर सवाल को ऐसे को ना छुए। चलिए इसके बाद चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए? संविधान के निर्माण के लिए देखो, जब संविधान बनया था तो संविधान के निर्माण में कितने सेशन लगे? सत्र। जैसे संसद के सत्र नहीं चलते, वैसे ही संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के सत्र चल रहे थे। तो कितने सत्र थे? 5, 10, 11 या इनमें से कोई नहीं? कितने सत्र लगे संविधान को बनाने में संविधान सभा के? ठीक है, तो देखो, संविधान निर्माण में संविधान सभा के सत्र, ये बात चल रही है संविधान के निर्माण की। संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, और हमने अपने उस संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो संविधान का तो निर्माण पूरा हो गया है, नहीं हुआ? यहां तक कितनी मीटिंग हुई? यहां तक कितनी मीटिंग हुई? तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के टोटल सत्र कितने थे? 11 सत्र लगे, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो 11वां सत्र था, ये खत्म हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जब हमने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। और ये 11वां सत्र
स्टार्ट हुआ था 24 से, ये 24 से 26 नवंबर 1949 तक चला था और 26 नवंबर 1949 को हमने भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया था। संविधान सभा के 284 मेंबरों ने हस्ताक्षर करके भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया था। तो ये आखिरी मीटिंग थी निर्माण की। बोलो, तो संविधान के निर्माण में, निर्माण तक, जब तक लो संविधान का निर्माण हुआ, कितने सेशन लगे हैं? 11 सेशन लगे हैं। और 11वां सेशन कब से कब तक चला? चलिए देखो, ये थोड़ा कंप्यूटर टाइप सवाल है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है? ये कौन सा है? इसका जवाब आपको देना है भैया। क्या कहते हैं इसको? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या मेश टोपोलॉजी? ठीक है, तो भैया ये कंप्यूटर का सवाल है, आपको ज्यादा जानकारी होगी, ठीक है, क्योंकि आप चार्ल्स बेबेज के साथ पढ़े हुए हैं। इसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी को और भी कहते हैं, और क्या कहते हैं भैया इसको? इसको कहते हैं हब एंड स्पोक। इसका और नाम क्या है? हब एंड स्पोक। तो जो नेटवर्क होता है उसकी बात चल रही है कि निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा हुआ होता है? एक नोड दूसरे नोड के साथ में जुड़ा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी। और इसको दूसरा नाम क्या देते हैं हम? हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक। चलिए भाई, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों सूचियां कुछ इस प्रकार से लिखी गई हैं, ठीक है, और नीचे इनके कोड दिए गए हैं। ये सब अर्थशास्त्र से रिलेट कर रहे हैं। ये सबकी सब चीजें जो वो अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई हैं। खुद बताओ, पूंजी का योगदान अर्थशास्त्र में क्या भूमिका निभाता है? जो पूंजी का योगदान है उसका क्या रोल है? ठीक है, अच्छा, इंसान पूंजी लगाता क्यों है? पूंजी किस लिए लगाता बताओ? तो वेरी गुड, ये क्या ना, ये समझ पर आधारित सवाल है भाई। पूंजी किस लिए लगाएगा? अच्छा बताओ, मानवीय श्रम का योगदान क्या होता? मजदूरी। इसका मतलब ये वाला मैच कर दिया। अच्छा अब बताओ तुम, उद्यम वृत्ति का योगदान, उद्यम वृत्ति का योगदान, स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान। स्थिर मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे कोयला है या कुछ भी है, उनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे, उन चीजों को निकालेंगे, तो अब लाभ तो लग गया, पूंजी का योगदान लाभ के लिए हो गया, है ना। उसके बाद में मानवीय श्रम का योगदान किस में हो गया? बोलो, मजदूरी के लिए। अब बचे 2 ऑप्शन। स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान क्या होता है? भाई इसी पे तो इंटरेस्ट मिलता है। अरे आपने कोई चीज खान से खोद के निकाली, उद्योग इंडस्ट्री में लगा के, आपको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला या नहीं मिला? लाभ के लिए तो कर रहे हैं काम। संसाधनों का दोहन किस लिए करते हैं आप? अरे संसाधनों का दोहन किस लिए करते हैं हम? लाभ के लिए। लाभ मतलब इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट मतलब फायदा, तो इसमें लाभ ना आके क्या आ जाएगा? और डी का क्या हो जाएगा? तो फिर इस हिसाब से देखेंगे, ए का तीसरा, बी का पहला, तो तीसरा पहला, अभी बताएंगे, तीसरा पहला, सी का क्या हो जाएगा? दूसरा, और फिर चौथा। इसका मतलब 31-24 कोड होना चाहिए, ठीक है। ये उद्यम वृत्ति है, उद्यम वृत्ति का योगदान क्या होगा? ठीक है, अगर तुम लाभ लगाना चाहोगे तो पूंजी का योगदान क्या है?
अब सब चीजें उससे रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। तो इसका कोडवर्ड यही से बैठेगा 3124। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया? गांधी जी की जो पहचान थी वो एक क्षेत्र से निकलकर नेशनल, ये उनकी पहचान हो गई, राष्ट्रीय पहचान हो गई उनकी। बताओ खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? बोलो। 1918 में। चंपारण 17 में। रोलैक्ट सत्याग्रह बोलो। 1919 में। रोलैक्ट के बाद में जो हुआ था सत्याग्रह गांधी का, वो हुआ था 1919 में, है ना। वैसा 1919 के बाद 1920 में स्टार्ट हुआ था। अरे वो है असहयोग आंदोलन, तो 1920। दांडी मार्च, कौन सा इनमें से मूवमेंट ऐसा है जो गांधी जी को नेशनल हीरो बनाता है? क्यों, चंपारण तो उनकी शुरुआत थी, शुरू में वो नेशनल हीरो बन गए थे क्या? दांडी 1930 में था। पूरे देश से गांधी को जुड़ने का मौका मिला रोलैक्ट एक्ट के बाद, असहयोग आंदोलन। अरे गांधी जी को मेन पहचान कहां से मिली? नेशनल हीरो के रूप में, जब उन्होंने पूरे भारत में क्या चलाया था? 1920 में असहयोग आंदोलन, जो रोलैक्ट एक्ट के बाद का था। रोलैक्ट एक्ट कब का था? इससे पहले 1919 से पहले 1918 में खेड़ा हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ, वो भी क्षेत्रीय मूवमेंट था, वो भी क्षेत्रीय था। लोकल परेशानियां तो थी लोगों की। अरे चंपारण की परेशानी कैसी थी लोगों की कि साहब नील की खेती करा रहे हैं हमसे, तो वो क्षेत्रीय प्रॉब्लम थी या नहीं थी? या पूरे भारत की प्रॉब्लम थी? क्षेत्रीय। अहमदाबाद और खेड़ा जो उन्होंने करे, वो कैसी परेशानी थी? वो क्षेत्रीय थी। लेकिन गांधी जी को जो एक ख्याति मिली पूरे भारत में, उसे रोलैक्ट सत्याग्रह आंदोलन, या इसी को हम बोलते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो मूवमेंट हुए हैं, खेड़ा हो, अहमदाबाद हो या चंपारण हो, वो लोकल है। नहीं, गांधी जी की पहचान अलग बात है, और ये क्या लिखा हुआ है वास्तव में राष्ट्रीय नेता। आप जो एक नेशनल हीरो बनकर आते हैं, तो नेशनल हीरो तभी तो बनेंगे जब पूरे देश में आपका मूवमेंट रहेगा, पूरे देश में। गांधी का पहला आंदोलन चंपारण था, जो भारत को एक नेता के रूप में पहचान दिलाता है कि गांधी लीडरशिप कर सकते हैं। लेकिन एक वो पहचान कि गांधी पूरे देश की लीडरशिप कर सकते हैं, ये बात अलग है। चलिए अगला सवाल सुनिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में तो हुआ था। और इस लाहौर अधिवेशन में कैसा प्रस्ताव पास हुआ था? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया। तो सवाल ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था, उस समय कांग्रेस के नेता कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल, और समय 1929, स्थान लाहौर पाकिस्तान। रावी नदी के किनारे पर लाहौर बसा हुआ है, और यही रावी नदी के किनारे पर उन्होंने क्या करा था? बोलो। हाँ, झंडा फहराया था पहली बार।
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। ये कह रहा है कि केरल में कुटुंबश्री है, महिला उन्मूलन बचत बैंक है, कह रहा है ग्रामीण बैंक है, अति लघु साख कार्यक्रम है, या इनमें से कोई नहीं है। ये कह रहा है ये है क्या, केरल में क्या है ये? महिला उन्मूलन बचत बैंक है, कह रहे हैं ग्रामीण बैंक है ये, अति लघु साख कार्यक्रम है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखो मैं बताऊं आपको कुटुंबश्री के मामले में, और उससे थोड़ा सा आइडिया लगाना क्या आंसर हो सकता है उसका। कुटुंबश्री, ये कुटुंबश्री प्रोग्राम शुरू हुआ था 1998 में। किस राज्य में शुरू हुआ था? तो केरल में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण। गरीबी उन्मूलन व महिला सशक्तिकरण। अब इसके आधार पर अर्थ निकालिए क्या आंसर लगेगा फिर। तो महिला उन्मूलन बचत बैंक है ये, ग्रामीण बैंक है, अति लघु साख कार्यक्रम है, या इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, उन्मूलन का मतलब क्या हो गया? वन उन्मूलन सुना? वन उन्मूलन का मतलब होता है वनों को खत्म करना। गरीबी उन्मूलन का मतलब क्या है? ये महिला उन्मूलन है यार। तो क्या है? उन्मुख। हाँ, उन्मुख का मतलब क्या होता है? उन्मुख का मतलब एक तो होता है विमुख, एक होता है सम्मुख। तो इसका मतलब बैठेगा क्या? महिलाओं का उत्थान। तो मेन टॉपिक ये है महिला सशक्तिकरण। जैसा हमारे यहाँ समूह बनाए जाते हैं ना महिलाओं के, ऐसे समूह का प्रोग्राम था। तो महिलाओं का, हाँ, महिलाओं का उन्मुख, उन्नति से संबंधित। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां पाए गए हैं? विजयनगर साम्राज्य, ये तो आंसर लगा ही दोगे। कह रहे हैं बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या बड़ौदा? हम्पी। हम्पी किस नदी के किनारे पर है? हम्पी के अवशेष कहां पाए गए हैं? तुंगभद्रा नदी। किस राज्य में हम्पी? कर्नाटक। और हम्पी का संबंध किससे है? संबंध है विजयनगर। अच्छा, विजयनगर जिसे जीत का शहर कहते हैं, विजयनगर कब बना था? विजयनगर की स्थापना 1336। 1336 में विजयनगर बना था। विजयनगर का संस्थापक हरिहर, हरिहर प्रथम, और जोड़े में होगा तो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हैं। सबसे पहला वंश संगम, फिर सालुब, फिर तुलुब और फिर अरबिडु। चलो भाई, ये देखो कंप्यूटर का सवाल आ गया फिर मिलाने वाला। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये इंटरनेट ब्राउजर है, इनके नाम तो आपको पता होंगे। जो भी पता पहले वो लगा दीजिए, तुम्हें कौन सा पता है। सफारी किसका है?
सफारी एप्पल का है, इसका मतलब सफारी अगर एप्पल का है, एप्पल का ब्राउजर है, तो इसका मतलब बी का तीसरा, बी का तीसरा, तो बी का तीसरा ये भी है 7%। डी में क्या है? चलो और कोई याद है? फायरफॉक्स किसका है? मोजिला का है। तो फिर ए का हो जाएगा चौथा, ए का चौथा, बी का तीसरा। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, तो ये लग जाएगा। तो फिर डी का कौन सा बचा? ब्लैकबेरी का ब्राउजर है एक्सेस। पढ़े होंगे कंप्यूटर में नाम तो ये सब वही है जो कंप्यूटर में हम लोग पढ़ते हैं, जो कंप्यूटर में हम लोग पढ़ते हैं सब वही नाम है। तो देख लेना एक बार, जिसको ना पता हो वो थोड़ा सा देख लेना, सही मैच करके लिख देना। फायरफॉक्स के आगे लिखेंगे, हाँ फायरफॉक्स के आगे लिखेंगे मोजिला INC, सफारी के आगे लिखेंगे एप्पल, इंटरनेट एक्सप्लोरर के आगे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट, और एक्सेस के आगे लिखेंगे ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी। चलिए भाई, अगला सवाल देखो क्या लिखा गया है। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका मतलब गलत है। कह रहे हैं कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलीबेली झील केरल, खेची ओपालरी झील सिक्किम, खजियार झील हिमाचल प्रदेश। मुश्किल से आपको एक या दो नाम पता होंगे, एक ही पता है, कौन सा और कहां है कोलेरू? तो लो जी, जो सही है वो तो पता, और पूछ रहे हैं गलत क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये झीलें हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में सही लिखा हुआ है। कोलीबेली झील जो केरल की नहीं है, बल्कि ये कहां है? ये तमिलनाडु में है। एक्चुअल में क्या होता है ना, हम लोग चीजों को खराब कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये कोलीबेली जो लेक है ना, वो एक रामसर स्थल भी है। अब उनने वहां रामसर तो नहीं दिया, यहां लाकर दे दिया सवाल कि झील कहाँ है ये। तो इसी तरीके से एग्जामिनर मालूम करता है। खजियार झील जो वो हिमाचल प्रदेश में, सही लिखा हुआ है। और खेची ओपालरी झील जो है वो कहाँ है? सिक्किम में, ये भी ठीक है। ठीक है, तो लिख लेना, थोड़ा सा देख लेना, बस सही नाम लिख लेना। आगे कोई सवाल अगर मिलता है इस प्रकार का, तो उनका आंसर जो है वो हमारा आंसर जो वो गलत ना हो, वो आंसर सही हो जाना चाहिए हमारा। जो नाम पता है उसे ना लिखें, जो ना पता उसे लिख लें। खजियार लेक हिमाचल प्रदेश है ना, खेची ओपालरी झील जो है वो सिक्किम, कोलीबेली झील जो है वो तमिलनाडु, और कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में। कह रहा है कि कौन सा समुचित रूप से जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है? ये तो पता ही होगा, तुक्का भी लगाओगे तो भी आंसर सही निकल आएगा, तो भी आंसर सही निकल आ जाएगा। देखो भाई, जनता की, जनता ने उसको लगाया है, जनता द्वारा, जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए लगाया गया है। ऐसे पेड़ पौधे जो पब्लिक ने लगाए हैं, पब्लिक के लिए लगाए हैं, वो किस वानिकी के अंतर्गत आएंगे? तो जब जनता किस में आती? समाज में आती है ना। तो बस बिल्कुल आपको आंसर मिल गया, पहला वाला, सामाजिक वानिकी। ये सामाजिक वानिकी की टैगलाइन भी है। सामाजिक वानिकी की टैगलाइन यही है, जनता की, जनता के लिए है तो जनता की, जनता द्वारा, जनता द्वारा और जनता के लिए, और
जनता के लिए वानिकी क्या कहलाती है? सामाजिक वानिकी कहलाती है। एक लाइन में अपना आंसर आप जो है लिख सकते हैं, केवल एक लाइन में, एक लाइन में अपना आंसर आप लिख सकते हैं। जनता की, जनता द्वारा, लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए वानिकी, सामाजिक वानिकी। कह रहे हैं टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच में के सही मिलान को पहचानिए। जो सही है वो बताना है, सही बताना। सही 3 गलत है, एक सही है। कान्हा छत्तीसगढ़ में है, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार तमिलनाडु, सिमलीपाल असम। तो फिर सही वाला कौन सा है? कान्हा कहां है? मध्य प्रदेश में। पेरियार केरल में। सिमलीपाल कहां? सिमलीपाल तो बाकी कर्नाटक ठीक है। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो बताता हूं, 2 जगह कंफ्यूज होते। बांधवगढ़ कहां है? एमपी में, और बांदीपुर कर्नाटक में। ये 2 नाम कंफ्यूज करते हैं, ध्यान से सुन लेना आप, ठीक है? तो ये पता था आपको। बांदीपुर कर्नाटक का है, कान्हा मध्य प्रदेश, पेरियार केरल, सिमलीपाल कहां का है? उड़ीसा का, और बांदीपुर कहां का है? कर्नाटक का। भारत ने किस फिल्म ने, मतलब भारत की किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? मतलब ये कह रहे हैं कि भारत की कौन सी पिक्चर ऐसी थी जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय सम्मान मिला, नेशनल पुरस्कार मिला? तो अपूर्व संसार, पाथेर पांचाली, 2 आंखें 12 हाथ, श्यामची आई। कौन सी पिक्चर ऐसी है जिसको अवार्ड दिया गया था? फिल्म का नाम है श्यामची आई। अब देखना, जो श्यामची आई फिल्म का नाम है, इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, राष्ट्रीय अवार्ड मिला था 1954 में। राष्ट्रीय अवार्ड, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? 1954 में। ये पहली पिक्चर थी जिसको, हाँ, बेस्ट मूवी का नेशनल अवार्ड मिला था 1954 में। किस भाषा की फिल्म थी? तो भाषा है मराठी। मराठी फिल्म थी। इसके डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इस पिक्चर को बनाया था? इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है प्रहलाद केशव अत्रे। प्रहलाद केशव अत्रे। प्रहलाद केशव अत्रे की ये फिल्म थी। ये किस उपन्यास पर आधारित थी? इसके उपन्यासकार कौन थे? एक्चुअल में एक उपन्यासकार थे, उनका नाम था पांडुरंग सदाशिव साने। आप सुनो मेरी बात। जैसे एक पिक्चर आई थी गोदान, तो गोदान पिक्चर को बनाया था, लेकिन गोदान पिक्चर जो है वो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित थी, और उस उपन्यास का नाम भी क्या था? तो एक उपन्यासकार थे मराठी, पांडुरंग सदाशिव साने, उनका उपन्यास था श्यामची आई। मराठी का उपन्यास था, और इसी पे मराठी फिल्म बनाई गई थी। फिल्म का नाम भी यही था, श्यामची आई। और इसी फिल्म को जो है 1954 में पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। पहला राष्ट्रीय पुरस्कार इसी फिल्म को मिला था। चलिए, ये सवाल कह रहे हैं कि दमाऊ के साथ मुख्य रूप से बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दमाऊ के साथ में क्या बजाया जाता है? तो भैया दमाऊ के साथ में ढोल बजाया जाता है। यह उत्तराखंड का सवाल है। दमाऊ एक वाद्य यंत्र है छोटा, उसके साथ में बड़ा ढोल बजता है, दोनों को एक साथ बजाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ढोल।
चलिए अगला सवाल सुनिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सरहिंद नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। अब सरहिंद नहर कहां है पहले तो ये बताओ। सरहिंद नहर कहां है? पंजाब में, और पंजाब में सतलज बहती है। पंजाब में कौन सी बहती है? सतलज नदी बहती है। तो ये जो सतलज नदी है इससे एक नहर बनी थी और नहर का नाम था सरहिंद। क्या नाम था? और ये सरहिंद नहर का निर्माण 1982 में हुआ था। और ये सरहिंद नहर कहां है? पंजाब में। पंजाब में एक नहर है जिसका नाम है सरहिंद नहर। सरहिंद नहर का निर्माण कब हुआ था? 1982 में। कहां है? पंजाब में। कहां भैया? पंजाब में। चलिए अगला सवाल देखो, बस दो बातें लिखनी है। सतलज नदी से जो नहर निकली सरहिंद 1982 में बनी थी पंजाब में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक जोड़ा गलत है बताना है। कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में, सहकारी विकास फंड 1993 में, नाबार्ड 1980 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में। क्या गलत है? नाबार्ड कब का है? 1982। सुना होगा शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में नाबार्ड बना था। तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1992 में क्या बना था? नाबार्ड बना था। तो ऑप्शन नंबर सी लगाना पड़ेगा हमें। केसीसी कब का है? 1998-99। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। सहकारी विकास फंड जो बना था उसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और यह आरआरबी की बात चल रही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन्हें आरआरबी भी कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय, हाँ, तो रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। जैसे प्रथमा बैंक कैसी बैंक है? एक आरआरबी बैंक है। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में आई थी। सहकारी विकास फंड की स्थापना 1993 में हुई। नाबार्ड 1982 में बना था शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने 1975 में। कह रहे हैं प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता ... में मापी जाती है। प्रिंटर के द्वारा जो इमेज बनती है, प्रिंट वाली इमेज, उसकी क्वालिटी आप किस में नापते हैं भाई? ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं। हाँ, डीपीआई, फिर है पीपीआई, फिर सीपीएस, फिर पीपीएम। ये तो पता होगा कंप्यूटर का है। क्या है भैया? डीपीआई, डॉट्स पर इंच। तो इसका ऑप्शन लगेगा ए। ये प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता का मापक है। तो प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता का मापक क्या है? डीपीआई, डॉट्स पर इंच। क्या कहते हैं इसको? डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच कहते हैं इसको, डॉट्स पर इंच। एक लाइन लिख सकते हैं, प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता, है ना, डीपीआई में मापी जाती है ना। प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता डीपीआई, डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। चलिए अगले सवाल देखें तो क्या लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। अनुच्छेद अपने आप ही मिलाने हैं, कोड तो मिल ही जाएगा। ये आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और आपको मैच करने हैं। इनमें से कौन सा आर्टिकल आपको याद है पहले बताओ। ये सभी याद है? सभी याद है तो फिर 24 मिलाते हैं। 24 कहां था है भैया? कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का। अच्छा बताओ 20 में क्या आता है? 20 में आता है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब बचा 29 में क्या आता है?
बोलो अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण। अब बचा पहला 13वां, सब मिला देंगे ना, तो ये 13वां था। तो ये तो सब आपको ऑलरेडी पहले से पता था, कोई नहीं पता था तो आगे चलेंगे। अब हम सवाल नंबर, ऑप्शन तो देख लेते कौन सा लगेगा इसमें। अरे आजा भाई। 24 का मतलब डी का हमने कौन सा लगाया था पहला, डी का पहला तो बहुत जगह है, 1 2 3, चलो डी का 20, सी का कौन सा लगाया था, सी का 20वें का चौथा, तो सी का चौथा, दो मिल गए, दो मिल गए। और आगे चलो, बी का तीसरा, तो बी का तीसरा, तो बी का तीसरा, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो फिर सूची आ गई, बड़ी सूची आ रही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उनका सही चयन करना है। लो मैं छुपा देता हूं, फिलहाल खुद मैच करो। ये नदियां हैं, ये उनका उद्गम स्थल है। खुद बताओ इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल तुम्हें याद है। नर्मदा का कहां है, और कोई सा याद है, कावेरी का पश्चिमी घाट। अब झेलम और रावी, झेलम का बहरीनाग से निकलती है ना झेलम, और रावी रोहतांग पास। कोड बना दो जल्दी से, क्या आएगा, ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का 14 23। तो 14 23 के हिसाब से, कोड के हिसाब से आप चलिए, 14 23 ऑप्शन नंबर डी। अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है। बोलो भाई, चक्रवर्ती, देवपुत्र, कीर्ति, धर्म कीर्ति या प्रियदर्शी। तो अशोक का एक नाम मिलता है प्रियदर्शी, अब याद रखना प्रियदर्शी। अब सुनो एक सवाल अच्छा बनेगा वो भी। अशोक का एक मास्की अभिलेख है, मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख है कर्नाटक का, मेरे साथ नोट कर लेना। मास्की अभिलेख में जो अशोक का नाम है वो है देवनाम प्रिय। अशोक का जो नाम आया है इसमें वो आया है देवनाम प्रिय। तो किस अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रिय कहा गया है, देवनाम प्रिय। अशोक का एक नाम देवनाम प्रिय मिलता है मास्की अभिलेख में। अशोक का एक अभिलेख और है, उसका नाम है भब्रू अभिलेख, भब्रू अभिलेख। भब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है राजस्थान से, और इस भब्रू अभिलेख में अशोक का जो नाम है, अशोक का जो नाम है भब्रू अभिलेख में, वो अशोक का नाम मिलता है, ये जो नाम है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी अशोक का नाम कहां मिलता है, बोलो, भब्रू अभिलेख में। भब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी बोला गया है, और देवनाम प्रिय नाम है मास्की अभिलेख कर्नाटक में। ठीक है, मास्की अभिलेख कर्नाटक, मास्की अभिलेख कहां का है, कर्नाटक का। ठीक है, 2 मिनट रोल लूंगा मैं आपके, ये मामला मैं सोच रही हूं कि निपटा दूं। कह रहे हैं जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभावित, मतलब वर्षा का प्रभाव, एवं तापीय दक्षता, टेम्परेचर का प्रभाव का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। कह रहे हैं व्लादिमीर कोपेन ने, CW हार्टवेट ने, GT ट्यूआर्था ने, GR बेरी ने। इसका सही आंसर क्या लगेगा, देखो मैं बताऊं। देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को
प्रभावित करने वाले कारक। 4 कारक हैं जलवायु को प्रभावित करते हैं। एक ताप, एक वायुमंडलीय दाब, ताप दाब, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, और एक होता बेटा वर्षा। मुख्य रूप से कहीं की भी जलवायु इन्हीं 4 चीजों पर डिपेंड करती है। अब सवाल में ये कह रहे थे कि कौन सा ऐसा एक व्यक्ति था जिसने जलवायु के कारकों में मुख्य रूप से वर्षा को कहते हैं, और ताप को शामिल किया था। ताप का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा हुआ था? तो उसका नाम है, वर्षा और ताप का प्रयोग करने वाला पहला वैज्ञानिक अमेरिका का, जिसका नाम था C.W. थॉर्नबेड। तो आप यहां नोट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि इन्होंने, यही लिख सकते हैं, C.W. थॉर्नबेड ने वर्षण व ताप का प्रयोग किया। मतलब मुख्य रूप से इन्होंने जो जलवायु के बदलने में जो चीजों को माना, उनमें 2 चीजें मुख्य रूप से मानी। एक उस स्थान पर होने वाली बारिश और एक उस स्थान का टेम्परेचर। हालांकि आर्द्रता और प्रेशर को इन्होंने इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी। चलिए अगला सवाल समझिए। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। बनास चंबल नदी की बाएं किनारे की सहायक नदी है। पार्वती चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है। काली सिंध चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है। कह रहा है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का मिलान करें। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। केवल पहला और दूसरा सही है। पहला और तीसरा सही है, और उसके बाद में कह रहे हैं कि दूसरा और तीसरा सही है। क्या आंसर आप लगाएंगे? तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं शॉर्टकट में जल्दी से। ये एक नदी है, और उस नदी का जो नाम है बेटा, ये नदी जा रही है, देखो बहुत बड़ी नदी बनाई मैंने। इस नदी का नाम है यमुना। क्या है? हाँ जी, एक नदी जो है वो निकलेगी, दूसरी ऐसा आएगी घूमती हुई, और इस नदी का नाम हम लिख रहे हैं, इसका नाम है चंबल। चंबल किसकी सहायक है? चंबल नदी से एक नदी यहां से मिलेगी, ऐसा आएगी। इस नदी का नाम है बनास। ये बनास है। चंबल नदी से एक नदी यहां आके मिलेगी, इसका नाम है काली सिंध। चंबल नदी से ही एक नदी यूं करके आके मिलेगी, उसका नाम है पार्वती। चंबल नदी से ही एक नदी यूं करके आके मिलेगी, उसका नाम है छिप्रा। छिप्रा नदी के किनारे पर। अब एक बात बताओ, चंबल नदी यूं करके गई तो चंबल का ये हिस्सा राइट है, ये हिस्सा लेफ्ट है, ठीक है। तो आप देखिए, बनास नदी बाईं तरफ से मिल रही है, जबकि काली सिंध, पार्वती और छिप्रा नदी चंबल में आकर तो मिल रही है, लेकिन किधर से मिल रही है? दाईं तरफ से। उस हिसाब से देखोगे तो तीनों विकल्प जो है वो कैसे है? सही है। बना लिया स्ट्रक्चर, हटा रही हूं इसको मैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, इसको देखिए पहले आप। बनास चंबल नदी की एक बाएं से किनारे की सहायक नदी है, बनास बाईं तरफ से मिल रही है। पार्वती चंबल की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है, दाईं तरफ से मिल रही है। काली सिंध चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है, ये भी दाईं तरफ से मिल रही है। छिप्रा की बात इसमें नहीं आई थी, उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे पर है। तो ऐसे में ऑप्शन कौन सा लगेगा? ऑप्शन नंबर पहला। चलो जी, इस सवाल का जवाब आपको पता होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लो। यह कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, 62वां संविधान संशोधन 89, 64वां संशोधन 90
68वां संशोधन 91। तो आंसर क्या लगेगा भाई? संशोधन नंबर 61वां संविधान संशोधन वैसे 1988 में पास हो गया था, 89 में लागू हो गया था। तो लागू 89 से हुआ है। वो सरकार थी राजीव गांधी की। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो ये आपको पहले से पता है। चलो भाई, पहले से पता है तो इसको भी देख लें, जो पता होगा आपको। ये भी कंप्यूटर का सवाल है, ये भी कंप्यूटर का सवाल है। देखिए, एक कंप्यूटर में डॉट डॉट सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है। कैपेसिटर, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर या इंडक्टर? जल्दी से आंसर बता दो। आप लोगों को पता होगा, आपने कंप्यूटर पढ़ा भी होगा। क्या इसका आंसर लगना चाहिए? तो देखो, इसका आंसर होगा बी, फ्लिप फ्लॉप। सिंगल बिट स्टोर कहां होता है? फ्लिप फ्लॉप में। सिंगल बिट स्टोर कहां होता है? फ्लिप फ्लॉप में। चलिए, ये आपको पता होगा, इसका आंसर तो जल्दी से बता देंगे। अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है? महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए थे, जिसमें से सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम। बोलो। तो इस तरह से सब जो थे वो अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा थे। तो कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है? मध्यमा प्रतिपदा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कह रहे हैं सेंगा मिरग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो देखो, एक मैं बता दूं, ये जो सेंगा मिरग है ये उत्तरी एशिया में है, नॉर्थ एशिया की तरफ है सेंगा मिरग। तो जो सेंगा मिरग है रूस में, कजाकिस्तान में, मंगोलिया में, उज्बेकिस्तान में, इस इलाकों में है और विलुप्ति के कगार पर है। वैसे भी तुक्का मारोगे तो पता चल जाएगा। देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों एक ही जगह है ये, ठीक है? तो दो दो ऑप्शन हो नहीं सकते। उपरयुक्त में से सभी सब आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि ये साउथ वाले हिस्से में है और ये नॉर्थ में है। तो सही आंसर क्या लगेगा? सेंगा मिरग। शेगा मिरग कहां का है? और ये विलुप्ति के कगार पर है, विलुप्ति के कगार पर है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, रूस जैसी जगह पर है। कह रहे हैं वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? बोलो। सुमन बेरी है क्या? ये कौन है फिर? उपाध्यक्ष। और ये कौन है? सीईओ। और ये कौन है? वर्तमान में ये सब है नीति आयोग में, ठीक है? चलिए, आखिरी सवाल है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने न्याय सक्रियता शब्द खोजा? न्याय सक्रियता शब्द किसने दिया था? न्यायाधीश बीआर कृष्ण अय्यर ने, न्यायाधीश पीएन भगवती ने, आर्थर सिलिसिंगर ने, या इनमें से कोई नहीं? 2 बातें बताऊंगा, आगे के लिए तैयार कर लेना। न्याय सक्रियता शब्द दिया, ये शब्द किसने दिया भैया? तो ये शब्द दिया आर्थर सिलिसिंगर ने। इसमें न्यायिक सक्रियता, जो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, उसका मतलब क्या है? हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में काम करने वाले जज हैं, वो फैसले देते हैं, डिसीजन देते हैं, निर्णय करते हैं, और निर्णय करते हैं कि ये बात संविधान के या कानून की किस धारा में कही गई है, जबकि उस धारा में सेम टू सेम बातें लिखी हुई नहीं होती। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, पिताजी ने आपको 100 रुपए दिए और आपसे कहा कि बाजार से सब्जी ले आओ। अब आपको एक लाइन लिख के मिली हुई है कि सब्जी लानी है बाजार से। क्या सब्जी लानी है लिखा हुआ है क्या? अच्छा, कौन सी सब्जी है और कौन सी सब्जी नहीं है लिखा हुआ है क्या?
नहीं लिखा हुआ। तो न्यायिक सक्रियता में क्या होता है, जो जजमेंट देने वाले जज होते हैं वो खुद से डिसीजन लेते हैं, मतलब उनके खुद के डिसीजन होते हैं। तो न्यायाधीशों के खुद के निर्णय क्या कहलाते हैं, बोलो, न्यायिक सक्रियता। अच्छा, कोई जज अगर ऐसा है, कोई न्यायाधीश ऐसा है जो न्याय सक्रियता, न्याय में एक्टिव ही नहीं है, जुडिशियल एक्टिविज्म का गुण उससे नहीं आता, तो वो लिखे हुए वो निर्णय देगा ना जो लिखे हुए हैं, सिर्फ अपनी तरफ से तो कुछ सोच ही नहीं सकता। तो जजमेंट देते समय जो अपनी तरफ से सोचता है वो न्यायिक सक्रियता है। ठीक है, चलो भाई।